नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुरेंद्रनगर, जम्बूसर और नवसारी में 3 विजय संकल्प रैलियों को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह आज द्वारका, सोमनाथ, जूनागढ़ और कच्छ जिलों में 4 जनसभाएं करेंगे। गुजरात में प्रथम चरण का मतदान 1 दिसंबर को होगा। गुजरात विधानसभा चुनाव में हर पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। गुजरात में आज दूसरे चरण के नाम वापस लेने की अंतिम दिन है। वहीं इस चरण के लिए 1112 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 89 सीटों के लिए 1 दिसंबर को मतदान होगा, जिसमें 788 उम्मीदवार मैदान में हैं। दूसरे चरण में 93 सीटों के लिए मतदान 5 दिसंबर को होगा। मतों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। गुजरात में पहले चरण के चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। 89 सीटों पर 1 दिसंबर को चुनाव होना है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पूरे दमखम के साथ प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल धुआंधार रैलियां की। वेरावल, धोराजी, अमरेली और बोटाद में जनसभाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विकास के आकाश में गुजरात की ऊंची उड़ान का जिक्र किया। वेरावल में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से रिकॉर्ड तोड़ मतदान करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने जनता से अपील की कि राज्य की कमान फिर से भाजपा को सौंपी जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास के लिए बेहद गंभीरता के साथ काम किया है। उन्होंने विकास के सफर को जारी रखने के लिए जनता से फिर से जनादेश मांगा। धोराजी में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाजपा का एक ही लक्ष्य है कि हमारा गुजरात विकसित और समृद्ध बने। राहुल गांधी की यात्रा में मेधा पाटकर के शामिल होने की ओर इशारा करते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर सवाल उठाए। प्रधानमंत्री मोदी ने अमरेली में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अमरेली जिला समुद्री व्यापार का एक बड़ा केंद्र बनने जा रहा है, जो इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगा। उन्होंने कहा कि गुजरात की कृषि विकास दर कभी माइनस हुआ करती थी, लेकिन भाजपा सरकार की मेहनत का परिणाम है कि आज वो दर दहाई अंक में पहुंच गई है। गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार के अभियान में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। अमित शाह ने राज्य की भाजपा सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों का जिक्र किया। उन्होंने भाजपा के लिए फिर से जनादेश मांगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल सहित कई नेताओं ने प्रचार में हिस्सा लिया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हलोल में रोड शो किया। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित सभी दल और उम्मीदवार मतदाताओं तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। अपने जनसंपर्क अभियान को तेज करते हुए भाजपा ने दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में विजय संकल्प रोड शो किया। ये रोड शो 14 स्थानों पर हुआ, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ कई केंद्रीय मंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और सांसद शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तम नगर में विजय संकल्प रोड शो में हिस्सा लिया। केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह शहीद भगत सिंह कॉलेज से चिराग दिल्ली तक एक विजय संकल्प रोड शो में शामिल हुए। भाजपा ने आम आदमी पार्टी को घेरते हुए आंगनबाड़ी महिलाओं के साथ वादाखिलाफी और बदसलूकी का आरोप लगाया। भाजपा की दिल्ली इकाई के प्रमुख आदेश गुप्ता ने एक वीडियो ट्वीट करके लिखा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आंगनबाड़ी महिलाओं से जो वादे करके भूल गए थे। दिल्ली के पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता महाबल मिश्रा एमसीडी चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। पश्चिमी दिल्ली के पूर्व लोकसभा सदस्य और द्वारिका विधानसभा क्षेत्र से 3 बार के विधायक मिश्रा को 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए कांग्रेस से निलंबित कर दिया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से बजट पूर्व बैठकें शुरू करेंगी। वित्त मंत्री आज उद्योग जगत के नेताओं और बुनियादी ढांचे और जलवायु परिवर्तन के विशेषज्ञों के साथ परामर्श करेंगी। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि 2023 से 24 के बजट बनाने में हितधारकों से सुझाव के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आभासी माध्यम से बैठकें करेंगी। 22 नवंबर को वित्त मंत्री कृषि और कृषि प्रसंस्करण, उद्योग, वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार के प्रतिनिधियों से मिलेंगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 24 नवंबर को वे स्वास्थ्य, शिक्षा, जल और स्वच्छता सहित सामाजिक क्षेत्र के विशेषज्ञों के अलावा सेवा क्षेत्र और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मिलेंगे। विशेषज्ञों के सुझाव और विचार को वित्त मंत्री बजट में शामिल करने का प्रयास करेंगी। वित्त मंत्री श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों और अर्थशास्त्रियों के साथ बजट पूर्व बैठक 28 नवंबर को होगी। इन सुझावों पर 2023 से 24 के बजट में गौर किया जाएगा, जिसे वित्त मंत्री 1 फरवरी को संसद में पेश करेंगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा रबी मौसम में किसानों की जरूरतें पूरी करने के लिए देश में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। तमिलनाडु के त्रिची और राजस्थान में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सभी राज्यों की जरूरत के मुताबिक यूरिया, डीएपी और पोटाश सहित सभी तरह के उर्वरक उपलब्ध करा रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि ये राज्यों की जिम्मेदारी है कि वो उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करे। बिहार के हाजीपुर में कल हुई एक भीषण दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। घटना उस समय हुई जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे मौजूद लोगों को कुचल दिया। मरने वालों में 6 बच्चे शामिल हैं। हाजीपुर में दरअसल ये घटना पूजा का प्रसाद खाने के लिए लोग काफी संख्या में सड़क के किनारे जमा थे। उसी समय तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्रक ने नियंत्रण खो दिया और यह हादसा हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बिहार के वैशाली में हुआ हादसा दुखद है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली में हुए सड़क हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। सीएम ने मृतक के परिजनों को अनुग्रह अनुदान देने और घायलों के इलाज के निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र के पुणे के नवले पुल इलाके में कल देर शाम हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। वहीं जानकारी के मुताबिक करीब 48 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटनास्थल पर राहत और बचाव के काम के लिए पुलिस और अन्य एजेंसियों को भेजा गया। जानकारी के अनुसार ज्यादा ढलान और तेज रफ्तार गाड़ियों की वजह से बेंगलुरु मुंबई हाईवे पर यह घटना हुई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पुणे बेंगलुरु राजमार्ग पर नावले पुल पर हुई दुर्घटना पर जांच के निर्देश दिए हैं और प्रशासन को घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तमिलनाडु के विरुधुनगर के शिव काशी में भद्रकाली अम्मन मंदिर के राज गोपुरम में आग लग गई और दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर जल्द काबू उन्होंने पा लिया। दिल्ली में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में लगातार भीड़ उमड़ रही है। दर्शकों की भीड़ को देखते हुए आईटीपीओ ने मेले में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हर तरफ दर्शकों का तांता लगा हुआ है और वहीं चाहे राज्य की पंडाल हो, सरकारी विभाग हो या फिर देसी विदेशी प्रदर्शकों के स्टॉल, हर कहीं दर्शक अवलोकन करते नजर आए। मेले में वैसे तो सभी स्टॉलों पर भीड़ थी, लेकिन खासतौर पर दर्शक खाद्य पदार्थों से संबंधित स्टॉलों पर ज्यादा दिखे। यहां लोगों ने जमकर चटकारे भी लगाए और अपने पसंदीदा उत्पाद भी खोजते नजर आए। मेले में हर दिन राज्य दिवस समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में तल हरियाणा ने अपना राज्य दिवस समारोह कल मनाया और इसमें कलाकारों ने एक अलग ही समा बांधा। देश में कोरोना के सक्रिय मामले घटकर 6,489 रह गए हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कल तक करीब 219 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.79% है। सक्रिय मामलों की दर 0.01% है और मृत्यु दर 1.19% पर बरकरार है। उच्चतम न्यायालय कश्मीर पंडितों के नरसंहार की एसआईटी से जांच कराने की मांग को लेकर रूट्स इन कश्मीर की क्यूरेटिव याचिका पर 22 नवंबर को सुनवाई करेगा। 2017 में 27 साल की देरी के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा याचिका खारिज किए जाने के बाद आरआईके को शीर्ष अदालत के समक्ष ये याचिका दायर करनी पड़ी। क्यूरेटिव याचिका किसी मामले में भारतीय न्यायिक प्रक्रियाओं में अंतिम कानूनी उपाय है। रूट्स इन कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के मुद्दे सहित कई मुद्दों के लिए लड़ने के लिए कश्मीरी पंडित युवाओं द्वारा शुरू की गई एक पहल है।
याचिका में कहा गया है कि अगर 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामलों को 35 साल बाद फिर से खोला जा सकता है तो कश्मीर पंडितों के नरसंहार के मामलों को क्यों नहीं खोला जा सकता। मानवता के खिलाफ अपराधों में कोई सीमा अवधि लागू नहीं है। दूध कंपनी मदर डेयरी ने दिल्ली एनसीआर में दूध के दाम में आज से फिर से बढ़ोतरी की है। कंपनी ने फुल क्रीम दूध का दाम ₹1 प्रति लीटर और टोकन वाले दूध के दाम ₹2 प्रति लीटर की वृद्धि की है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स द्वारा चलाई जाने वाली यूपीआई पेमेंट सर्विस के लिए कुल ट्रांजैक्शंस की सीमा को 30% तक लिमिट करने का फैसला कर सकता है। एनपीसीआई इस पर आरबीआई के साथ चर्चा कर सकता है। यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड को आईपीओ लाने की मंजूरी सेबी से मिल गई है। इस निर्गम के तहत कंपनी के 750 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए जाएंगे। डेलॉइट इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2022 से 23 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.5 से 7.1% की दर से बढ़ेगी। इसमें कहा गया है कि कुछ विकसित देशों में 2022 के अंत या अगले साल की शुरुआत में मंदी से स्थिति हो सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, टेलीग्राम चैनल और अन्य किसी माध्यम से आम लोगों को शेयर बाजार में निवेश की गलत सलाह देने वालों के खिलाफ सेबी सख्ती दिखाएगी। इसको लेकर सेबी नई गाइडलाइंस पर काम कर रहा है। देश में रोजगार को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। रिटायरमेंट फंड बॉडी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ ने नेट बेसिस पर सितंबर 2022 में 16.82 लाख सब्सक्राइबर्स जोड़े हैं और ये संख्या सितंबर 2021 की तुलना में 9.14% ज्यादा है। विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजारों में भरोसा बढ़ा है और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआई ने 1 से 18 नवंबर के दौरान शेयरों में शुद्ध रूप से 30,385 करोड़ रुपए का निवेश किया है और इससे पहले अक्टूबर में एफपीआई ने भारतीय बाजारों से शुद्ध रूप से 8 करोड़ रुपए निकाले थे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आईटीआर 7 को छोड़कर बाकी सभी फॉर्म को मिलाकर एक कॉमन आईटीआर फॉर्म लाने का प्रस्ताव रखा है। सीबीडीटी ने इस पर 15 दिसंबर 2022 तक सुझाव मांगा है। कॉमन आईटीआर फॉर्म को आयकर दाताओं से पूछे गए सवालों के आधार पर तैयार किया गया है। भारतीय दंड संहिता के दायरे में आने वाले दंडात्मक अपराधों को सरकार जीएसटी कानून से बाहर करने पर विचार कर रही है। इससे जीएसटी के स्वरूप को करदाताओं के लिए और आसान बनाने में मदद मिलेगी। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। म्यूचुअल फंड के नए फंड ऑफर में निवेश का मौका मिलने वाला है। म्यूचुअल फंड कंपनियां इक्विटी और फिक्स्ड इनकम पर आधारित नए फंड ऑफर ला रही है। जनवरी तक दर्जनों एनएफओ आने वाले हैं। अमेरिकी मुख्यालय वाली क्रेडिट रेटिंग फर्म मूडीज कॉर्प ने चीन में चल रहे परामर्श व्यवसाय को बंद करने का फैसला लिया है और इसके अलावा अन्य दफ्तरों में अपने कर्मचारियों की छंटनी करने का भी फैसला किया है। पंजाब नेशनल बैंक का कैश ट्रांजैक्शन के नियमों में बदलाव करने वाला है। डेबिट कार्ड से कैश की निकासी की लिमिट बढ़ाई जा सकती है। बैंक ने अपनी वेबसाइट पर एक नोटिस जारी कर लिखा कि प्रिय ग्राहकों, बैंक जल्द ही हाई एंड वेरिएंट डेबिट कार्ड से लेनदेन की ट्रांजैक्शन की लिमिट में बदलाव करेगा। बीते हफ्ते सेंसेक्स की टॉप 10 में से 8 कंपनियों का मार्केट कैप बढ़ा है, वहीं जिसमें से रिलायंस इंडस्ट्रीज को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। वहीं सबसे अधिक लाभ में आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज रही है। भारतीय स्टेट बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नई सुविधा शुरू की है। इसके तहत अब वे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के जरिए अपनी पेंशन स्लिप प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप बैंकिंग का लाभ लेने के लिए खाता धारक को पहले खुद को रजिस्टर करना होगा। केंद्र सरकार पुरानी इनकम टैक्स व्यवस्था को खत्म कर सकती है। अभी करदाताओं के पास पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था में से किसी एक को चुनने का अधिकार है, लेकिन सरकार देश में एक ही इनकम टैक्स व्यवस्था चाहती है। मिस्र के शर्म अल शेख में हानि एवं क्षति समझौते पर सहमति के ऐतिहासिक फैसले के साथ संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन रविवार को संपन्न हो गया। सम्मेलन में सभी जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल बंद करने समेत अन्य अहम मामलों पर स्कॉटलैंड में 1 साल पहले हुए समझौते की तुलना में बहुत कम प्रगति देखने को मिली। जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान के लिए गरीब देशों को भुगतान किया जाएगा। वार्ताकार हानि और क्षति कोष गठित करने पर सहमत हो गए हैं। वार्ताकारों का मानना है कि कोष जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील विकासशील देशों को हुए नुकसान की भरपाई करने में मदद करेगा।
इस फंड के जरिए जलवायु परिवर्तन की समस्या को दूर करने की कोशिश की जाएगी। यह सौदा बड़े समझौते का हिस्सा है और लगभग 200 देशों के वार्ताकारों ने इसे लेकर मतदान किया। विकसित देश ऐतिहासिक रूप से जलवायु परिवर्तन के लिए प्रमुख तौर पर जिम्मेदार रहे हैं और आने वाले समय में उन्हें इसका भुगतान करना होगा। इसी डर से अमीर देश अब तक इस कोष के गठन पर चर्चा के आयोजन का विरोध करते रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि निर्बल देशों के लिए मुआवजे की ऐतिहासिक घोषणा इस जटिल चुनौतियों से निपटने में पर्याप्त नहीं होगा, मगर टूटे हुए भरोसे का फिर से निर्माण करने के लिए ये एक अति आवश्यक राजनीतिक संकेत है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सम्मेलन के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि दुनिया ने इसके लिए बहुत लंबे समय तक प्रतीक्षा की। उन्होंने कहा कि सुरक्षा निर्णय में जलवायु परिवर्तन से निपटने के अपने प्रयासों में सतत जीवन शैलियों और खपत और उत्पादन के टिकाऊ पैटर्न की व्यवस्था को शामिल करने का भी भारत स्वागत करता है। अमेरिका के कोलोराडो स्प्रिंग्स में एक LGBTQ नाइट क्लब में एक बंदूकधारी ने गोली मारकर 5 लोगों की हत्या कर दी। इस हमले में 25 अन्य लोग भी घायल हुए। घायलों में कई की हालत गंभीर बनी हुई है। उनका स्थानीय अस्पतालों में इलाज चल रहा है। कोलोराडो पुलिस ने कहा है कि वे हमले के कारण की जांच कर रहे हैं। जांच के दौरान नाइट क्लब में राइफल सहित कई अन्य अज्ञात हथियार बरामद किए गए। पुलिस हथियारों के धारकों की तलाश कर रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस हिंसा की निंदा करते हुए एक बयान में कहा कि अमेरिका नफरत को बर्दाश्त नहीं करेगा। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उनके सैन्य विमानों ने उत्तरी सीरिया और इराक में कई हवाई हमले किए हैं। तुर्की ने F-16 फाइटर जेट से इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है और इस हमले में 31 लोगों की मौत हुई है। तुर्की ने कहा कि कार्रवाई इस्तांबुल में हुए विस्फोट में 6 लोगों की मौत और 80 लोगों के घायल होने के बाद की गई है। बता दें कि 13 नवंबर को इस्तांबुल के एक व्यस्त बाजार में आतंकी हमला हुआ था। तुर्की ने इस धमाके के लिए कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को जिम्मेदार ठहराया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी सेना पर पूर्वी क्षेत्र में हमला करने का आरोप लगाया है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि रूस ने पूर्वी क्षेत्र में लगभग 400 हमले किए। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी हमलों के खिलाफ मदद करने वाले देशों का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि रूस के हमलों से क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचना को फिर से बहाल करने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। कजाकिस्तान में राष्ट्रपति पद के लिए रविवार को मतदान हुआ। वहीं चुनाव आयोग के अनुसार 69.43% मतदान दर्ज किया गया। कजाकिस्तान में मौजूदा राष्ट्रपति कासिम जोमारत तोकायेव के जीत की स्पष्ट संभावना जताई गई है। तोकायेव के खिलाफ 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं चुनाव जीतने वाले को 7 साल का कार्यकाल मिलेगा। नूर सुल्तान नज़रबायेव के इस्तीफे के बाद 2019 में तोकायेव राष्ट्रपति बने थे। पेरू में राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो के इस्तीफे की मांग को लेकर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर हिंसक झड़प हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद पद छोड़ने की मांग कर रहे हैं। वहीं इससे पहले कैस्टिलो के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने जनरल अटॉर्नी के कार्यालय के बाहर भी मार्च किया था। रूसी के कब्जे वाले दक्षिण यूक्रेन में एक विशाल परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास 1 दर्जन से अधिक विस्फोट हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा निगरानी निकाय के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने ज़ापोरिज़िया संयंत्र में हिंसा को रोकने के लिए तत्काल अनुरोध किया है। रूसी प्रशासन ने अधिकारियों को परमाणु संयंत्र के पास किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं दी। यूक्रेन के खेरसोन शहर में रूसी सैनिकों की वापसी के बाद पहला सुपरमार्केट खुल गया है। स्थानीय लोग बाजार में खरीदारी करने के लिए उमड़ पड़े हैं। रूस ने खेरसोन शहर में कब्जे के दौरान खरीदारी करने के लिए रूस में निर्मित कई वस्तुओं का आयात शुरू कर दिया था, जिसका भुगतान रूसी करेंसी रूबल के जरिए किया जा रहा था। दोहा के अल बायत स्टेडियम में भव्य उद्घाटन समारोह के साथ हुई फीफा विश्व कप की शुरुआत। लगभग 1 महीने तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में विश्व की 32 टीमों के बीच खिताब के लिए होगी कड़ी टक्कर। फीफा विश्व कप के पहले मुकाबले में कतर को इक्वाडोर के हाथों मिली 2-0 से हार। इक्वाडोर के कप्तान एनर वेलेंसिया ने किया टीम के लिए दोनों गोल। इक्वाडोर की कतर पर शानदार जीत के बाद टीम के समर्थकों में दौड़ी खुशी की लहर। जमकर मनाया गया जीत का जश्न। फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार कोई मेजबान टीम उद्घाटन मैच में हारी है। साल 2018 की भिड़ंत में भी कतर को मिली थी हार। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड और ईरान एक दूसरे के खिलाफ खोलेंगे मोर्चा। वहीं
इंग्लैंड ने साल 2018 के विश्व कप में सेमीफाइनल तक बनाया था अपना स्थान। फीफा विश्व कप में आज ही सेनेगल और नीदरलैंड्स की टीम भी होगी आमने सामने। सेनेगल को खेलेगी स्टार खिलाड़ी सदियों माने की कमी। डिफेंडिंग चैंपियंस फ्रांस को फीफा वर्ल्ड कप से पहले ही बड़ा झटका लगा है। टीम के स्टार फॉरवर्ड करीम बेंजेमा चोट की वजह से वर्ल्ड कप से बाहर। भारत ने दूसरे T20 मैच में न्यूजीलैंड को 65 रनों से हरा दिया। वहीं भारत से जीत के लिए मिले 192 रन के जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 18.5 ओवर में 126 रन पर सिमटी। भारत की जीत में चमके सूर्य कुमार यादव 11 चौके और 7 छक्के की मदद से 51 गेंद पर नाबाद 111 रन बनाए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला कल। भारत की नजर मुकाबला जीत सीरीज अपने नाम करने पर। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क ने दिए संकेत, कहा तीनों फॉर्मेट में लंबे समय तक खेलना मुश्किल, सीमित ओवर के किसी फॉर्मेट से जल्द ले सकते हैं संन्यास। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के यूनाइटेड किंगडम में लॉफ्टबोरो विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण के प्रस्ताव को दी मंजूरी। सरकार ने नीरज के अलावा शटलर किदांबी श्रीकांत, पहलवान दीपक पुनिया और कॉमनवेल्थ गेम्स की पदक विजेता अनु रानी के प्रशिक्षण के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। पोल पोजीशन से शुरुआत करने वाले रेड बुल चालक मैक्स वेरस्टेपन ने जीता अबू धाबी ग्रां प्री का खिताब। 2022 में अपनी जीत के सिलसिले को 15 तक पहुंचाया। अबू धाबी में मिली जीत मैक्स वेरस्टेपन के करियर की 35वीं जीत, जबकि यस मरीना के ट्रैक पर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 53वां संस्करण रविवार को शुरू हो गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं और सिनेमा प्रेमियों ने हिस्सा लिया। प्रसिद्ध अभिनेता चिरंजीवी को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है और उन्हें गोवा में चल रहे 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इस सम्मान से नवाजा गया। चिरंजीवी ने 150 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। इफी में स्पेनिश फिल्म निर्देशक कार्लोस सौरा को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनकी बेटी अन्ना सौरा ने उद्घाटन समारोह में प्रतिष्ठित फिल्म निर्माता की ओर से पुरस्कार ग्रहण किया। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में आज से भारतीय पैनोरमा वर्ग का शुभारंभ होगा और इस खंड में 25 फीचर फिल्में और गैर फीचर फिल्में दिखाई जाएंगी। निर्देशक पृथ्वी कुन्नानूर की कन्नड़ फीचर फिल्म हदीनेल एंतु से इस वर्ग की शुरुआत हो रही है। विवेक अग्निहोत्री की कश्मीर फाइल्स और एस राजा मौली की RRR भी भारतीय पैनोरमा वर्ग में शामिल है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भारतीय पैनोरमा के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे और अनुराग ठाकुर द्वितीय 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो स्वर्ग के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे, जहां वे देश के 75 युवा प्रतिभावान फिल्मकारों से बातचीत करेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर फिल्म बाजार के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। फिल्म बाजार फिल्म विक्रेताओं और खरीदारों को मंच प्रदान करता है। इसमें हर वर्ष दक्षिण एशिया के 200 से अधिक फिल्म पटकथाएं, परियोजनाएं और फिल्मी दुनिया भर के निर्माताओं, खरीदारों, बिक्री एजेंटों और फिल्म समारोह आयोजकों के सामने प्रस्तुत की जाएगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर पंजिम के फुटबॉल ग्राउंड में फिल्म तकनीक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। इसमें फिल्म कला तकनीक, सिनेमा और फिल्म साज सज्जा से संबंधित विभिन्न वस्तुएं प्रदर्शित की जाएंगी। प्रदर्शनी में समकालीन फिल्म निर्माण में प्रयुक्त होने वाले अत्याधुनिक उपकरण भी दिखाए जाएंगे। दिग्गज बॉलीवुड अभिनेत्री और पूर्व सांसद डॉक्टर वैजयंती माला बाली को संगीत कला केंद्र द्वारा आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एसके अध्यक्ष राजश्री बिड़ला ने शनिवार देर रात यहां आयोजित एक शानदार समारोह में उन्हें ये पुरस्कार दिया। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।